आप सभी का एक बार फिर से आज के दिन हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। हमारे YouTube चैनल से अपने वीडियो को क्रमागत रूप से देखते हुए नोट्स बना रहे होंगे। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आपकी जो अपेक्षाएं हों आप कमेंट करके चैनल पर ही अथवा हमारे नंबर पर, जिसका जिक्र मैं हर वीडियो में लगभग कर रहा हूं, आप उस पर व्हाट्सएप करके अथवा मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए। आपका कोर्स वैसे ही चले जैसे सामान्य दिनों में चलता रहता है। अप्रैल का महीना है और अप्रैल की आज 21 तारीख हो गई। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू माने तो 3 सप्ताह का समय बीत चुका है और हमारा कोर्स अभी 3 सप्ताह के बराबर तक नहीं हुआ है। तो प्रयास कीजिए कि आप इस गैप को, जो 21 दिनों का गैप है जिसमें आपकी पढ़ाई अच्छे से व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए थी, वह पूर्ण हो सके। उसके लिए मैं आपकी कुछ मदद कर रहा हूं। आशा है आप इससे लाभान्वित होते ही होंगे। चलिए, हम कक्षा 10 के अपने भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक प्रकाश का परावर्तन की बात को आगे बढ़ाएं। हम लोग पिछले वीडियो में वस्तुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, है ना। तो पहला हमने कहा था प्रकाश होने के आधार पर 2 प्रकार की, जिनमें स्वयं का प्रकाश हो दीप्त और जिनमें स्वयं का प्रकाश न हो, है ना, स्वयं का प्रकाश न हो अदीप्त। तो स्वयं प्रकाश है तो दीप्त, और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें कहा जाएगा अदीप्त। प्रकाश पार होने के आधार पर भी मैंने कहा था क्या 3 प्रकार की, कौन कौन सी, जिनसे पार हो जाएगा, आर पार दिखता है, पारदर्शी, थोड़ा दिखता है, स्पष्ट नहीं रहता लेकिन दिखता तो है, अल्प पारदर्शी, और जिनसे बिल्कुल ही नहीं दिखता, ऐसी वस्तुओं को जो अगर रास्ते में खड़ी हो जाएं, रास्ते में उपस्थित हो जाएं, तो हम उसके पार न देख सकें, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं अपारदर्शी। मैंने उदाहरण भी लिया था कि अगर कांच रहे तो कांच के अगर पॉलिश नहीं किया गया है, कुछ लोग घरों में कांच में पॉलिश करा देते हैं तो अंदर से तो बाहर का दिखता है लेकिन बाहर से अंदर का नहीं दिखता, वो शुद्ध कांच नहीं है। शुद्ध कांच मतलब कांच अपने शुद्धतम रूप में नहीं। कांच जो सफेद रंग का है उसके बाहर भी दिखेगा, उसके अंदर भी दिखेगा, वो पारदर्शी है। अगर हमारे सामने एक पतली पन्नी हो सफेद रंग की अथवा एक पतला कागज हो, हम पार तो देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। अगर कोई अक्षर हो तो लगेगा कि कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है वह हम स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते। ऐसी वस्तुओं को अल्प पारदर्शी। अगर मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं इसी के सामने, तो मेरे पीछे पीठ पीछे क्या लिखा हुआ है आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे पार नहीं देख पा रहे हैं, मैं हुआ अपारदर्शी। इस बोर्ड के पीछे भी कोई चित्र बना हो तो आपको यह बोर्ड तो दिखाई दे रहा है लेकिन बोर्ड के पीछे का चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह भी किस रूप में आएगा? अपारदर्शी। बात आगे बढ़े, चैप्टर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अगली हेडिंग है आपकी प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। स्रोत माने क्या? स्रोत माने क्या? जहां से कुछ मिले वह उसी का स्रोत हो जाता है। पर्वत से नदियां निकलती हैं, वो नदियों का स्रोत है, नदियों का उद्गम स्थान है। भैंस, गाय, बकरी
या अन्य जीव जंतु जिनसे दूध प्राप्त होता है वह दूध के स्रोत हो गए, है ना। तो जिनसे भी कुछ प्राप्त होता है वो उसी के स्रोत हो जाते हैं। बल्ब से आपको रोशनी मिल रही है, इसलिए बल्ब जो रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, वो कहलाता है प्रकाश स्रोत। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे आपको प्रकाश प्राप्त हो वे कहलाते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। अच्छा, अगर देखें सूर्य भी है, सूर्य है ना, ये सूर्य, ये पहाड़ी इलाका, ये निकली हुई कोई नदी, और वहां एक लड़का जो अपने घर के पास खड़ा है। ये दृश्य सामान्य तौर पर आपको देखने को मिल जाता है और बनाने में आसानी है, इसीलिए शायद मैं इतने आसानी से और जल्दी बना पाया, है ना। यहाँ बात समझाने की क्या है, क्या बात समझाना चाह रहा हूं। तो पहली चीज तो यह कि यह अगर सूर्य है, अगर मैं इसको सूर्य कह रहा हूं, आप इसे सूर्य समझ रहे हैं, है ना, तो इससे प्रकाश मिलता है, ये तो आप स्वीकार करेंगे। चूंकि सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, इसलिए ये जो सूर्य है वह हमारे लिए क्या हो गया, प्रकाश का एक स्रोत तो है ही। बल्ब है, लालटेन है, जलती हुई मोमबत्ती है, ये सभी प्रकाश स्रोत में आएंगे, ठीक है ना। तो जिनसे भी आपको प्रकाश प्राप्त हो, वो प्रकाश के स्रोत है। तो सूर्य प्रकाश स्रोत है, ठीक। अब प्रकाश स्रोत से प्रकाश कैसे चलता है ना। जिससे प्रकाश होगा मिलेगा वो प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। सूर्य से मिलता है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, लेकिन उस प्रकाश स्रोत से कैसे चीजें चलती हैं, है ना। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा ये चित्र है, अगर मैं कहूं यह सूर्य है तो आप कहेंगे सर ये सूर्य जैसा नहीं है, थोड़ा इसमें कुछ कीजिए। तो करने के लिए मैं अगर आपको यह चित्र देता तो आप कुछ ऐसा बनाते। कलाकारी आप लोग बचपन से ही कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे चित्र बनाया होगा अथवा देखा तो होगा ही, है ना। आप ऐसा चित्र बनाते हैं तब आपको लगता है हाँ ये सूर्य है। ये जो आपने किरणें ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये जो लाइनें खींच रखी हैं, इन लाइनों को कहते हैं किरण। इन लाइनों को, छोटी या बड़ी लाइनों को कहते हैं किरण। वास्तव में जो प्रकाश होता है वह किरणों के रूप में अपने स्रोत से चलता है, किरण के रूप में नहीं। ये किरण है, लेकिन ये क्या है, ये सब कुछ है किरणों का समूह। तो मैंने आपको दो बातें कही, जिनसे प्रकाश प्राप्त होगा वो प्रकाश स्रोत हैं, और प्रकाश स्रोत से प्रकाश कैसे चलता है, किरणों के रूप में चलता है। छोटी सी बात यह भी है कि ये जो आप छोटी बड़ी बनाते हैं रेखाएं, जिनको मैं किरण कह रहा हूं, वो वास्तव में कुछ छोटी तरंग दैर्घ्य की रहती हैं, कुछ बड़ी तरंग दैर्घ्य की रहती हैं। ये केवल कला ही नहीं है, वैज्ञानिक चित्रण है सूर्य का, जिसमें बताया जा रहा है कि इससे निकलने वाली किरणें छोटी भी होती हैं, मझली भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। हमें क्या समझना है अभी के लिए, दो ही चीजें, कि सूर्य भी प्रकाश देता है, इसलिए वो प्रकाश स्रोत है, और किसी भी प्रकाश स्रोत से, वह बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती कुछ भी हो, उससे जो प्रकाश होता है वह किरणों के रूप में चलता है, ठीक है ना। तो अब मैं इस चित्र को हटा रहा हूं, आपको परिभाषा लिखा रहा हूं, लिखिएगा। तो हेडिंग क्या पड़ी हुई है, प्रकाश स्रोत। मैंने क्या परिभाषा बताई, जिन वस्तुओं से प्रकाश
प्राप्त होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है, उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात, किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणों के रूप में, किरण के रूप में नहीं, किरणों के रूप में निर्गत होता है, निर्गत होता है। एक ही किरण नहीं चलती। कोई कहे अच्छा यह बताइए कैसे जान गए कि एक ही किरण नहीं चलती बल्कि कई किरणें चलती हैं, किरणों का समूह रहता है, कैसे जानेंगे? सोचिए कि अगर बल्ब है ये, इससे एक ही किरण चलती तो एक ही दिशा में प्रकाश जाता, तब हमें नीचे की वस्तु न दिखती, ऊपर की वस्तु न दिखती। बल्ब होता है, बल्ब से किरण एक ही दिशा में चलती तो जिस दिशा में जाती वहां की वस्तुएं दिखने लगती, उसके अगल बगल आसपास की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती। दिखाई देती हैं, इसका मतलब एक ही दिशा में किरणें नहीं चल रही बल्कि कई दिशाओं में किरणें निर्गत हो रही हैं, चल रही हैं। बात समझ में आती है? ठीक, चलिए अब अगली हेडिंग हमारी है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पुंज क्या होता है? तो ये जो प्रकाश किरण है इनका जो समूह होता है, समूह, प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। जैसे बल्ब होता है उससे जो भी समूह निकल रहा है उसे कहते हैं प्रकाश पुंज, है ना। जैसे भगवान का कोई चित्र देखिए, हिंदू देवी देवताओं का कोई चित्र देखिए तो उसमें देखेंगे उसके पीछे एक चमकीला रहता है, महापुरुषों की भी फोटो में रहता है। वो जो पीछे है, वो जो समूह है, चमकीला समूह, वही पुंज है। तो पुंज की परिभाषा क्या? प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो प्रकाश किरणों का समूह ही क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज। यह माने कौन? प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार का होता है उसके नाम भी लिख दे रहा हूं मैं। अभी सबका चित्र बनाऊंगा, सभी की परिभाषा समझा दूंगा, फिर बोलूंगा तो आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, और दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। इनकी इंग्लिश भी नोट कर लें इसी समय। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और ये कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट। ये नाम हो गए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अपसारी, अभिसारी, है ना। ये दोनों एक दूसरे के हिंदी में विलोम भी होते हैं। इसके पहले शायद ही आपने यह शब्द सुने हो, मैं एक बार अर्थ समझा देता हूँ। समांतर रेखाओं से तो परिचित हैं, इसलिए इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। अपसारी और अभिसारी ही शब्द आपके लिए नए प्रतीत हो सकते हैं।
अपसारी माने होता है फैलना, और अभिसारी माने होता है इकट्ठा करना। जैसे जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है पसार, तो अगर पसार को ही समझें तो पसार को शुद्ध रूप में कहेंगे प्रसार, और प्रसार माने होता है फैलना। तो जो फैले प्रकाश पुंज, जो किरणें फैलेंगी तो अपसारी, और जो किरणें इकट्ठा होंगी तो अभिसारी। ध्यान रहेगा। अभी मैं चित्र बना दूं तो आप चित्र में यह तय कर सकेंगे कि कौन से में समानांतर वाली बात होगी, कौन से प्रकाश पुंज में अपसारी का गुण है और किसमें अभिसारी का गुण है। चलिए मैं चित्र बना दे रहा हूं। अभी आप कुछ भी लिखेंगे नहीं और चित्र भी बनाना नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं बनाना। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें प्रकाश किरणें आपको कैसे दिख रही है? समानांतर है कि नहीं? समांतर में क्या होता है? समांतर रेखाएं न पहले कभी मिली रहती हैं न बाद में कभी मिलती हैं। इनके बीच की दूरी ही समान रहती है, ये कभी भी मिलने वाली नहीं है। इनके बीच की दूरी हमेशा समान, तो कभी न पहले मिलना है न बाद में मिलना है, ऐसे ही चलती जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें समानांतर हैं, और इसके बाद मान लीजिए ये कोई बिंदु है और यहां से ये प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं, जा रही हैं। एक और चित्र हो सकता है इसका उल्टा, इस प्रकार से। मैं अभी सबके उदाहरण दूंगा, आप परिचित हैं सभी उदाहरणों से, अभी केवल नाम से परिचित हो जाएं। इसमें प्रकाश किरणें कैसी हैं? इसमें प्रकाश किरणें समांतर हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा समांतर प्रकाश पुंज। इसमें प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? इकट्ठा हो रही हैं कि फैल रही है? आप चित्र में बने हुए तीर के निशान को देखें। तीर का निशान क्या बता रहा है? क्या प्रकाश किरणें इकट्ठा हो रही हैं कि फैल रही हैं? अगर फैल रही हैं, प्रसार हो रहा है, तो आप इसका नाम निर्धारित करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। फैलाने की वजह से, प्रसार करने की वजह से किरणों का यह समूह कहलाया अपसारी प्रकाश पुंज, और इसका उल्टा इकट्ठा करने के कारण इसका नाम पड़ेगा अभिसारी प्रकाश पुंज। कोई कहे क्या सर हमने इन तीनों को देखा है, क्या हमने इन तीनों का अनुभव किया है? तो मैं उत्तर देता हूं हाँ आपने किया है। अब आप जो भी कर रखा है उसको इनसे जोड़िएगा। देखा होगा कि जो लेजर लाइट लिए रहते हैं उसमें प्रकाश किरणें एकदम सीधा चलती हैं। अगर लेजर लाइट है तो आपको उसके अगल बगल की वस्तुएं उस प्रकार से स्पष्ट नहीं होंगी जैसे बल्ब के जलने पर होता है कि नहीं? तो लेजर से एक ही किरण नहीं निकलती है, किरणों का समूह निकलता है, और वह किरणें समानांतर चलती हैं, एकदम समानांतर। जैसे रेल की पटरियां सामान्य तौर पर समांतर ही होती हैं, वो कभी न पहले मिली रहती हैं न बाद में, है ना? बीच में वो तो नहीं मिलती, हाँ बीच में टर्न लेने के लिए अलग से पटरी जोड़ी जाए वो बात अलग है, लेकिन रेल की पटरियां समानांतर ही होती हैं। बिजली की तारें भी समानांतर ही होती हैं, अगर वह मिल जाए तो शॉर्ट हो सकता है, जल सकती हैं। कभी कभी चिड़िया बैठती है, उसके पंख अगर फड़फड़ा के दूसरी तार से जुड़ जाएं तो पूरा वह जल जाता है। एक ही तार में बैठने पर वह नहीं जलता, क्योंकि उसके पंजे कुचालक होते हैं, विद्युत धारा को ये प्रवाह को अंदर नहीं आने देते। तो अगर वह एक तार में बैठा है तो यह संभावना है कि वह जीवित बच जाए, लेकिन उड़ते समय यदि किसी तरीके से उसका संबंध किसी दूसरे तार से भी हो जाए, दूसरे तार से भी हो जाए, है ना, तो वह मर सकता है। जैसे ट्रेन में कोई बैठा रहे, अगर वह बिजली की तार को पकड़ ले या किसी तरीके से छू ले तो वह वहीं पर भस्मीभूत हो जाता है। तो मैं आपको कह रहा था
कि लेजर से जो किरणें निकलती हैं वो समानांतर रहती हैं, वो कभी मिलती नहीं है। बिजली की तारें भी समानांतर रहती हैं, रेल की पटरियां भी समानांतर ही रहती हैं। तो ऐसे जिसमें किरणें समानांतर रहती हैं, ऐसे प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिसमें फैलती हैं, प्रसारित होती हैं अपसारी, जिसमें इकट्ठी होती हैं अभिसारी। कोई कहे सर इसका उदाहरण बताइए, इसका उदाहरण तो बहुत ही आसान है। बल्ब एक चीज है, सूर्य एक चीज है, आपका टार्च एक चीज है, लेकिन उससे किरणें फैलती हैं इसीलिए तो आपको हर चीज दिखाई देती है। टार्च के सिधाई वाली ही चीज केवल नहीं दिखाई देती, उसके नीचे भी अगर आपको कुछ है तो वह थोड़ा ही सही लेकिन दिखाई देता है। तो जो आपने टार्च जलाया, बल्ब जलाया, मोमबत्ती जलाया है ना, उससे प्रकाश किरणें फैलती हैं, तो वह अपसारी प्रकाश पुंज है। कोई कहे सर क्या हमने इसका अनुभव किया है, तो शायद किया हो। छोटे बच्चे एक हैंडल में आता है लेंस करके, है ना, उसको पकड़ के कागज जलाने का प्रयास करते हैं। क्या है, सूर्य की रोशनी में ऊष्मा है, सूर्य की रोशनी में ऊष्मा है, लेकिन वह कागज को नहीं जला रही है, लेकिन वो जो उपकरण है वो प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर दे रहा है। जब इकट्ठा होकर ऊष्मा पड़ रही है तो वह कागज जल रहा है। जब तक आप उसको प्रयुक्त नहीं करते हैं, लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हैंडल लगे हुए उस उपकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कागज अपने आप नहीं जलता है। ऊष्मा सूर्य के प्रकाश में ही है, वहीं से है, लेकिन कागज नहीं जल रहा है। हाँ, कोई लेंस लगा दिया जाए जो हाथ में लेके करते हैं, प्रकाश किरणें इकट्ठा हो जाएंगी और वह कागज जलना शुरू हो जाएगा। वहां प्रकाश किरणों को इकट्ठा किया गया, ऊष्मा को इकट्ठा किया गया और इसी वजह से वह जल गया, है ना। तो सबके उदाहरण मैंने बताया। लेजर समानांतर प्रकाश पुंज को व्यक्त करने वाला स्रोत है, लालटेन टार्च अपसारी के लिए, और वो जो हाथ में लिया हुआ है वो इकट्ठा करने वाला लेंस है। इसलिए जो उसके ऊपर आया था वो तो अपसारी था या समानांतर में जाएगा, लेकिन जो उसके बाद गया, लेंस के बाद जो प्रकाश जा रहा है वो इकट्ठा करने वाला है, उसका नाम हो गया अभिसारी। मैं अगर परिभाषा लिखूंगा एक लंबा समय जाएगा, मैं 3 मिनट में आपको सबकी परिभाषा बता रहा हूं। आप लोग जहां वही इस वीडियो को देख रहे हैं लिखते जाएंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा रोक रोक के आप लिखते जाएंगे, लिखने का समय हमारा बच जाएगा। तो देखिए मित्रों, आपको करना क्या है, सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा, जहां तक किए हैं उसके बाद अब पहली हेडिंग लिखेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, यहां तक बात हो गई थी। अभी चित्र नहीं बनाना है, पहले परिभाषा लिखेंगे फिर उसका चित्र बनाएंगे। तो हेडिंग अभी क्या पड़ेगी आपकी, जैसे अभी जहां तक मैंने लिखा था उसके बाद आपको पहली हेडिंग डालनी है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो वह प्रकाश पुंज, ठीक है, चलिए मैं लिख ही देता हूं, आपको परेशानी न हो। वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें या किरणों का समूह, जिसमें किरणों का समूह परस्पर समांतर होता है, किरणों का समूह परस्पर समांतर होता है, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। तो वह प्रकाश पुंज मतलब किरणों का समूह जिसमें किरणों का समूह परस्पर समांतर होता है, परस्पर समांतर होता है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। अब अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? हाँ, आप लोग एक काम करिएगा, जो हेडिंग होती जा रही है उसके नीचे उसका चित्र बनाते रहिएगा। जैसे यह हेडिंग कंप्लीट हो गई तो इसका चित्र यहाँ पर बना लेना है। तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? अगली हेडिंग हुई अपसारी प्रकाश पुंज।
परिभाषा क्या बनेगी, क्या आप अंदाज लगा सकते हैं? तो वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणों का समूह, क्या वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणों का समूह फैलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज, और जिसमें इकट्ठा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो मैं जल्दी से परिभाषा लिख रहा हूं, आप हर बार परिभाषा लिखेंगे और उसका चित्र नीचे बना लेंगे। तो वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणों का समूह फैलता हुआ, प्रसारित होता हुआ, फैलता हुआ होता है अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है ना? फैलेगा तो अपसारी। और चित्र बना लीजिएगा आप लोग। अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसका चित्र बना लेंगे। परिभाषा क्या बनेगी, इसी से अंदाज लगाएं। अभी तो मैं लिख रहा हूं तो आप ध्यान से देखें केवल, है ना? वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणों का समूह, क्या वहां समांतर था, यहां फैलता हुआ था। अब क्या होगा, जहां किरणों का समूह एकत्रित होता हुआ होता है अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है ना? तो समानांतर है तो समांतर प्रकाश पुंज अगर फैलता हुआ होगा तो अपसारी प्रकाश पुंज, और इकट्ठा होता हुआ होगा, एकत्रित होता हुआ होगा तो अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना? तो इस भाग में आपने 3 बातें सीखी हैं मुख्य रूप से। पहली चीज तो मैंने बताया कि जिससे प्रकाश मिले वो प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश कैसे चलता है? किरणों के रूप में चलता है। किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरणों का समूह कहलाता है प्रकाश पुंज। अगर वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणों का समूह समांतर होगा, समांतर प्रकाश पुंज अगर फैलता हुआ होगा तो अपसारी और एकत्रित होता हुआ होगा तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना? तो ये समानांतर प्रकाश पुंज है, इसमें फैल रहे इसलिए अपसारी, इकट्ठा हो रही हैं इसलिए अभिसारी प्रकाश पुंज इन्हें कहा जाएगा। ठीक है ना? सबके उदाहरणों पर चर्चा हो गई। एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, विचार एकदम क्लियर हो जाएंगे। किसी चीज को जीवनी की तरह मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर के जीवनी की तरह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखें, चित्र याद रखें, चित्र ही संपूर्ण परिभाषा व्यक्त कर दे। हमें ऐसा बनना है और यही एक विज्ञान के छात्र के प्रमुख लक्षण हैं। इन लक्षणों से आप जल्द ही युक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रयास करने से एक पर्वत भी रास्ता देने के लिए तत्पर हो जाता है। मांझी का नाम आपने सुना होगा। मांझी पहाड़ होने के कारण अपनी पत्नी को इलाज के लिए नहीं ले जा पाता, तो उसके मन में आता है कि मैं इस पहाड़ को काटूंगा और इससे रास्ता बनाऊंगा जिससे मैं तो नहीं बचा पाया अपनी पत्नी को, लेकिन मेरे गांव का कोई भी एक गरीब, निस्सहाय, असहाय व्यक्ति अब इस प्रकार के दुखों से गुजरेगा नहीं, वह जरूर इससे बचेगा। वह थोड़ी थोड़ी रास्ता बनाता था, थोड़े थोड़े पहाड़ के हिस्से को काटता था, और एक दिन ऐसा आया जब उम्र के एक पड़ाव पर वह रास्ता बना ही लेता है तो पर्वत में भी रास्ता बन गया, है ना? तो इन सब बातों को ध्यान रखें, है ना? है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। अगर मांझी का नाम मैं ले रहा हूं तो उसका कुछ कार्य था जिसकी वजह से आज भी वह विचार के रूप में, अपनी कार्य प्रणाली के रूप में जीवित है हमारे बीच में। आज भी उसका नाम भुलाया नहीं जा सका है। ठीक है? आप ऐसे ही प्रयत्नों से अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप वहां तक पहुंच सकें, है ना? इसके लिए प्रेरणादायी कहानी पढ़ना ही नहीं है, अब हमको गढ़ना भी है। चलिए, शेष बातें बाद में भी होती रहेंगी। आज की बात यही समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।